देखिए आज हम किसके बारे में जान रहे हैं? नरेशन। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। पहले हम नरेशन का डिफिनीशन जाने, इसका परिभाषा जाने कि ये नरेशन क्या है। नरेशन इज ए वे ऑफ टेलिंग और गोइंग ऑन अकाउंट ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स। इसका हिंदी क्या होगा? किसी कथन को उसी के रूप में कह देना या उसको बदलकर किसी अन्य रूप में कह देना ही क्या है? नरेशन। अब इसके परिभाषा में आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे कोई पूछे कि नरेशन क्या है तो उसको हिंदी या इंग्लिश के रूप में आप बता सकते हैं। नरेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है वक्तव्य, और वक्तव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीच। तो अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ नरेशन, अर्थात नरेशन के कितने भेद हैं। There are two kinds of narration, अर्थात नरेशन के कितने भेद है बाबू? दो। पहला है डायरेक्ट नरेशन, या इसको एक और नाम से जानते हो, डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि नरेशन का वक्तव्य होता है और वक्तव्य का क्या होता है? स्पीच। और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। इसको लिखिए। हाँ, तो आप लोग जाने थे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, अर्थात नरेशन के कितने भेद होते हैं? दो। पहला क्या है? डायरेक्ट नरेशन, या इसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं? इसको नाम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि नरेशन और स्पीच दोनों का हिंदी अर्थ ही कथन या वक्तव्य होता है। तो डायरेक्ट नरेशन का हिंदी क्या हो गया? प्रत्यक्ष कथन। या डायरेक्ट स्पीच का भी हिंदी क्या हो गया? प्रत्यक्ष कथन या प्रत्यक्ष वक्तव्य कह सकते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन का हिंदी क्या होगा? या इनडायरेक्ट स्पीच का भी हिंदी क्या होगा? अप्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष वक्तव्य। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? सामने। और अप्रत्यक्ष का क्या होता है? जो सामने नहीं। आइए अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन, जिसका हिंदी क्या आप जाने? प्रत्यक्ष कथन। जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट। हूबहू का अर्थ क्या हो गया? सेम टू सेम, एकदम बिल्कुल, उसमें कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं हो। या इसको ऐसे कह सकते हैं, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। दूसरा, लेकिन एक और बात है इसमें कि डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास, एक ऐसा चिन्ह होता है जिसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास सिंगल भी होता है और डबल भी। इसका प्रयोग अधिकतर विशिष्ट बात को दर्शाने में हम करते हैं। जैसे आप निबंध लिखते हैं, कहीं कोई कोटेशन लिखना होता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टेड कोमा। या कोई भी यहाँ डिफिनीशन लिखते हैं, यहाँ भी हम इसको ऐसे इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमास के भीतर या अंदर रखा जाता है। जैसे देखेंगे, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। ही सेज टू मी आई एम रिच, मैं धनी हूं। तो यह सीधा कथन है, वह कहता है मैं धनी हूं।
और इसमें वक्ता के कथन को हमने किसके अंदर रखा? ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि मैं यहां बताया, ये चिन्ह को इन्वर्टेड कॉमाज के हैं। अब इसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। एग्जाम में दो तरह से पूछ सकता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। अब देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। तो वक्ता के कथन की परिवर्तित प्रस्तुति को इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। या जब वक्ता के कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, यानी हूबहू न कहकर हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। एज आप देखेंगे, इसका उदाहरण देखिए। एज में देखिए कि ये जो सेज टू है, इसको बात आगे बताएंगे क्यों चेंज हुआ। सेज टू को टेल्स, मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमाज के जगह पर, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है, आई, या सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहां हो जाएगा ही, और ही के साथ हो जाएगा इज रिच। इसका हिंदी क्या हो गया? वह मुझसे कहता है कि वह धनी है, और वह मुझसे कहता है मैं धनी हूं। तो यह हो गया प्रत्यक्ष कथन, और यह हो गया अप्रत्यक्ष कथन। अब हम जानेंगे कुछ परिभाषिक शब्द जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? नरेशन के लिए। जब तक उसकी परिभाषिक शब्द को नहीं जानेंगे आप, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, उसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है और रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है। इन सारे चीजों को जब हम परिभाषा बताएंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके परिभाषिक शब्द, उसके बाद बताएंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के दो रूल होते हैं, जनरल रूल और स्पेशल। तो जनरल रूल सामान्य सभी तरह के वाक्यों पर एक जैसा लागू होता है, बट स्पेशल रूल अलग अलग वाक्यों पर अलग अलग तरह से लागू होता है। आपके एग्जाम में अधिकतर प्रश्न किससे आएंगे? स्पेशल रूल से। स्पेशल रूल जानने के पहले, जैसे मैं कल बताया था आपने, सेंटेंस के कितने भेद? 5। मुख्यतः कितने होते हैं? 4। स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लामेशन और ऑब्जेक्टिव। तो हम स्टेटमेंट्स का अलग नियम बताएंगे, क्वेश्चन का अलग नियम बताएंगे, कमांड्स का अलग नियम बताएंगे और एक्सक्लामेशन का अलग और ऑब्जेक्टिव का अलग। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ परिभाषिक शब्द नरेशन के लिए जो उपयुक्त है। हाँ, तो आइए अब हम जानते हैं नरेशन से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे आगे हम नरेशन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट में चेंज करना होगा। उसके लिए कुछ परिभाषिक शब्द है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए, पहला है रिपोर्टिंग स्पीच। तो पहले हम जाने कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर रहने वाले क्लॉज को रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर रहने वाले क्लॉज के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। मैं एक दिन आपको बताया था टाइम एंड टेंस में डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज। क्लॉज का हिंदी उपवाक होता है और सेंटेंस का हिंदी वाक होता है। ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। क्लॉज किसी वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था आप लोगों को, अरे जब टाइम एंड टेंस चल रहा था। अब देख, अगर इसमें डाउट होगा तो फिर हम क्लॉज पढ़ाएंगे, या अभी इसके बाद हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपको प्रॉब्लम है तो देखिए,
आई रीड, मैं पढ़ता हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? अब प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? रीड। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई प्रॉब्लम? सब्जेक्ट का हिंदी उद्देश्य होता है और प्रेडिकेट का हिंदी विधेय होता है। हिंदी में क्या होता है? विधेय, और इसका उद्देश्य या आप कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट एक या एक से अधिक वर्ड का हो सकता है और प्रेडिकेट भी एक या एक से अधिक वर्ड का हो सकता है। अब जैसे देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या डिफिनीशन है किसका? क्लॉज, क्लॉज का। यहां देखिए दूसरा लीजिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, बोलिए इसमें सब्जेक्ट। अब बाकी जो बच गया, अब आपको कोई डाउट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में? अच्छा, एक और देखिए, माई फादर इज ए टीचर, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा और प्रेडिकेट क्या होगा? तो यहाँ सब्जेक्ट एक से अधिक वर्ड का है और यहाँ देखिए प्रेडिकेट एक वर्ड का है और यहाँ एक से। तो अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तो डाउट नहीं है, विशेष फिर क्लॉज पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। आइए अब इसको मिटाते हैं। तो देखिए, तो यह क्लॉज है। क्लॉज का हिंदी क्या होगा? उपवाक्य। और क्लॉज किसी वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई डाउट नहीं। दूसरा है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहने वाले क्लॉज के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेम वही चीज है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहने वाले क्लॉज के वर्ब को जो वक्ता के विषय में कुछ कहता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहने वाले क्लॉज में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। परिभाषा इतना हुआ, लेकिन अब मैं आपको एक सेकंड में एक सबको समझा दे रहा, यानी हमें जानना है कितने के बारे में? 4। अब देखिए एज में, इसको मैं मिटा सकता हूं। अब ये चारों का देखिए, अब कैसे आप जान रहे हैं। एज में देखिए, एज में देखिए आप लोग, ही says to me, you are going to college। क्या डायरेक्ट है इसमें? कोई दिक्कत? तो पहले हम आपको बता रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो टोटल कथन है यह क्या हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के क्लॉज को हम रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच समझने में कोई दिक्कत? अब रिपोर्टिंग स्पीच जहां भी कोई नियम हम बताते हैं समझेगा कि इसके इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला उपवाक्य है, यह क्लॉज है, क्योंकि यह वाक्य का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है ना? अच्छा, यू आर गोइंग टू कॉलेज, इसमें भी एक सब्जेक्ट है और इसमें भी एक। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लॉज में कोई दिक्कत? अब चलिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया। अब है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें जो सेज टू है यह है रिपोर्टिंग। अब चलिए, यह है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इसमें जो ऑब्जेक्ट है यह रिपोर्टिंग। अब इसमें आपको कोई डाउट? यह पूरा, एक मिनट, यह पूरा जो, एक बार और देखिए, थोड़ा विस्तृत करते हैं। यह पूरा कथन है रिपोर्टिंग। तो डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का क्लॉज यही ना है, ही सेज टू। ये पूरा कथन क्या हो गया? अच्छा, इसमें पूछना है, चुनना है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो ही क्या है?
रिपोर्टिंग, इसमें सेज टू क्या है? रिपोर्टिंग, या क्या है? रिपोर्टिंग। अब ये चारों समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए इसको हम मिटा सकते हैं। आइए एक और देते हैं, आप चुन के हमें बताइए इसमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए अब दूसरा में आप हमें बताएंगे। सी said to him, I have seen the ताजमहल। इसमें बोलिए तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन है? सी सेज टू, या पूरा क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलिए, या रिपोर्टिंग सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और हिम क्या है? अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आइए अब हम 6 नंबर इसका परिभाषित शब्द, इसको मिटा दें। अब 5 चलिए अब 5 नंबर में हम जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के कथन को रिपोर्टेड स्पीच अब देखिए, बाद में इसको उतारिएगा आप लोग। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के कथन को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एज में देखेंगे, राम सेज टू सीता, सी इज माई सिस्टर। तो कहता है डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कौन हुआ? सी इज माई सिस्टर। यह क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत? बाहर का हो गया, यह हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और यह हो गया रिपोर्टेड स्पीच। इसमें राम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन हो गई? सी, यह इसका सब्जेक्ट हो गया। इसका वर्ब कौन हो गया? इज। इसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया? कोई दिक्कत? तो आपको अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अंतर समझ में आ गया। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहेंगे पूरे कथन को रिपोर्टेड। और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन हो गया? राम। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग स्पीच पूरा हो गया राम सेज टू। और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया? सी इज माई सिस्टर। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन है? इसका वर्ब कौन हुआ? और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अब आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है?
क्योंकि अब इसके बाद जो भी हम रूल लिखाएंगे तो उसमें लिखाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आप समझ जाइएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मिटाया जाए, उतारी जल्दी। तो अभी तक आपने जाना रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट। उसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। आइए अब देखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। ध्यान देंगे बाबू। यहां से आज हमारा शुरू हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दो नियम होते हैं, दो रूल होते हैं। ये दो रूल कौन है? पहला है जनरल रूल्स और दूसरा है स्पेशल। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे? जनरल रूल्स। हाँ, तो आइए अब हम समझते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कितने नियम हुए? दो, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। पहले हम किसके बारे में जानेंगे? जनरल रूल्स। जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम और स्पेशल रूल्स यानी विशेष नियम। तो ऐसे रूल्स जो सभी तरह के वाक्यों पर एक जैसे लागू होते हैं उन्हें जनरल रूल्स कहते हैं। यहाँ देखेंगे आप, सभी तरह के वाक्यों पर, वाक्य जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस के नए ग्रामर में कितने? 4 भेद: स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लामेशन। और पुराने ग्रामर में कह रहे ऑब्जेक्टिव, जिसका हिंदी होता है इच्छाबोधक वाक्य। ठीक है। तो यह जो नियम है जनरल रूल, यह स्टेटमेंट पर, स्टेटमेंट 2 तरह का होगा, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। क्वेश्चन 2 तरह का होगा, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। कमांड भी 2 होंगे, पॉजिटिव कमांड और एक्सक्लामेशन और ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक पर अलग अलग स्पेशल रूल्स अलग है। बट जो जनरल रूल है यह जितने भी हैं स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लामेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक पर एक जैसा लागू होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? जनरल। आइए जनरल रूल्स के अंतर्गत हम 3 नियम का अध्ययन करते हैं। जनरल रूल्स के अंतर्गत हम
3 नियमों का अध्ययन करते हैं। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे। जनरल रूल्स के अंतर्गत हम कितने नियम का अध्ययन करते हैं? 3। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ। चेंज ऑफ पर्सन, जैसे मैं आपको पहले बताया हूं, पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है और प्लुरल वी है, सेकेंड पर्सन यू है और बाकी इसको छोड़कर जितने भी ई सी इट दे या जो भी नाम है वे सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है, तो चेंज ऑफ पर्सन में हम तीनों पर्सन का अलग अलग नियम जानेंगे। अगला है चेंज ऑफ टेंस। अभी आपका समाप्त हुआ है टाइम एंड टेंस। टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। तो जितना टेंस है, प्रत्येक टेंस का अलग अलग नियम है। तब हम जानेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है, जितने भी नजदीक सूचक शब्द होते हैं उनको हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। जैसे दिस है तो दैट में बदलेंगे, दिस है तो दोज में बदलेंगे, नाउ है तो देन में बदलेंगे, 10 है सो में बदलेंगे, यस्टरडे है प्रीवियस डे में बदलेंगे, टुमारो है दी नेक्स्ट डे या दी फॉलोइंग डे में बदलेंगे। तो अब हम बारी बारी से प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चेंज ऑफ टेंस का रूल 1 यानी प्रथम रूल, पहला नियम कैसे आप चेंज करेंगे। बोलिए, इसको मिटा दें। आइए अब हम पहला रूल देखते हैं, चेंज ऑफ। देखिए, मैं जो नियम बता रहा हूं वह बिल्कुल इजली वे में एकदम आसान तरीके से, क्योंकि वह मेरा ऑन मेथड है जो आपको जब बुक में देखिएगा इतना इजली वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। चेंज ऑफ पर्सन का रूल 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आईवी हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। नोट,
आपको बताया था कि मैं इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपका जितना ही डाउट चैप्टर है वह उतना ही इजली वे में आप इसको समझ लेंगे। अब कुछ समय के लिए आप लोग लिखना बंद कर दीजिए, इस नियम को समझिए, फिर हम समय देंगे, आप इसको उतारिए। देखिए रूल 1 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या होगा? आई या वी हो, तो यहाँ भी आप फर्स्ट पर्सन है, आपको कोई डाउट नहीं है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, फिर भी कुछ हमें उसको बदलना है, परिवर्तित करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू हो तो उसको, एक मिनट, से टू हो तो उसको बदल देंगे टेल में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू हो उसको बदल देंगे टेल्स में। इन्वर्टेड कॉमास के जगह पर दैट लगाएंगे। और आई और बी मैं बताया कि जब बदलेगा तो किसके अनुसार बदलेगा। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एज में आप देखेंगे कि सेज टू मी I can sing a song। यह डायरेक्ट नरेशन है, इसको हमें चेंज करना है किसमें? इनडायरेक्ट। आइए अब हम नियम को देखते हैं। यहाँ इसको हम चेंज करेंगे, ही है तो ही लिख देंगे, कोई दिक्कत? यह सेज टू है, देखिए तो सेज टू को, तो इसके जगह पर क्या करेंगे? मी है तो मी कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वर्ब को ही, रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना है। तो ही है तो सेज टू को, मी है तो ये बोलिए कोमा इन्वर्टेड कोमा के जगह पर, कोई दिक्कत? कहता है कि आई और भी जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा? चलिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन है? और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो आई सीधा फोन करेगा किसके पास? तो फोन को रिसीव किसने किया? देखो यहाँ आई और बी किसके अनुसार बदलेगा? तो यह आई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा ना। ये आई सीधे फोन कर दिया किसके पास? फोन को रिसीव कौन किया? ही ना किया, ये तो फोन किया। यहाँ आई फोन, देखो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फोन करने वाला है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन है? और रिसीवर, उसको पाने वाला कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो आई फोन किया तो फोन को रिसीव किसने किया? यहाँ क्या लिख देंगे? क्योंकि हमें पर्सन में प्रोनाउन ही चेंज करना है। और बाकी जो का क्या होगा? ही कैन सिंग ए, कोई प्रॉब्लम? अब चलिए एक और बनाइए। दे से टू अस वी आर हैप्पी। चलिए बाबू बनाइए, दे है तो हो जाएगा। से टू को देखिए, टेल में बदलेंगे, अस है तो इन्वर्टेड कॉमा, वी फोन करेगा किसके पास? देखिए यह सीधा फोन कर दिया, फोन को रिसीव करने वाला कौन है? तो यहाँ क्या होगा?
दे, बाकी जो का तेरा। अब नरेशन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद और दे रहे हैं, बनाइए। हाँ, तो एक बार और आप देखेंगे। He says to me, I can sing a song. He है तो he says to go tells me है तो me inverted commas that I first person फोन किया किसके पास? he के पास। फोन को रिसीव कौन किया? he can। बाकी जो कहते हैं वो sing a song। They say to us we are happy। they है तो they say to को किस में बदलेंगे? tell में। अगर यहाँ s तो यहाँ s, अगर यहाँ s नहीं तो यहाँ s नहीं। तो दे टेल अस दैट दे आर। आइए मैं कुछ दे रहा हूं, बनाइए इसको आप लोग। हाँ, तो आइए देखते हैं। सी है तो क्या होगा? सी सेज टू को टेल्स। हर है तो इन्वर्टेड कॉमर्स फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? आई फोन किया किसके पास? तो फोन को रिसीव कौन किया? सी के साथ, लेकिन आई भी के साथ सर लगता है और बाकी सभी के साथ। तो यहाँ हम सी के साथ सर लगाएंगे तो मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन, पक्का इरादा, चेतावनी के लिए ही हम सेल वाले जगह पर विल और विल वाले जगह पर सेल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? विल लिख देंगे। सी विल सिंग ए। कोई दिक्कत? मैं आपको बताया था कि बिना टाइम एंड टेंस के हम आगे किसी भी टॉपिक का एक्सप्लेन सही नहीं कर सकते। दूसरा आप चेंज कीजिए। राम टेल्स सीता दैट। आई फोन किया किसके पास? राम के पास। तो राम के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही आएगा। तो यहाँ क्या होगा?
ही और ही के साथ ऑक्सिलियरी वर्ब इज होगा, ही इज। आइए चेंज करते हैं इसको, क्या होगा, सीता सेज टू को टेल्स, राम है तो इन्वर्टेड कॉमास फर्स्ट पर्सन, आई फोन किया किसके पास, सीता थर्ड पर्सन है, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन है, सी। तो यहाँ क्या होगा, सी में विन द। आइए यहाँ देखते हैं क्या होगा, वाइट से टू को टेल होगा, अस है तो इन्वर्टेड कॉमा या प्लुरल है फर्स्ट पर्सन, वी फोन किया किसके पास, तो बॉयज क्या होगा, दे हो जाएगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, बहुवचन में हो तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, दे। तो क्या होगा, दे हैव सीन द। आइए लास्ट बनाते हैं, कॉज से टू को किस में बदलेंगे, अस है तो इन्वर्टेड कॉमा, वी फोन किया किसके पास, गर्ल्स के लिए कौन प्रोनाउन आएगा, ये होगा, दे कैन सेल। अब आप क्लियर होइए, यदि लड़का का नाम है तो ही होगा, लड़की का नाम है तो शी होगा, अगर लड़का या लड़की प्लुरल बहुवचन में है तो क्या होगा, ये होगा। छोटी छोटी निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए क्या होगा, इट। क्या होगा, तो आप ऐसे जानते हैं, आई भी फर्स्ट पर्सन यू है, सेकंड पर्सन ही सी इट दे, और दुनिया के जो भी नाम है वे क्या है, थर्ड पर्सन, चाहे वे सिंगुलर हो या प्लुरल। अब फिर हम आपको इसी के आधार पर होमवर्क देंगे। आइए अब चेंज ऑफ पर्सन के 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल आपने जाना कि फर्स्ट पर्सन आई और वी जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसका दूसरा और तीसरा रूल या अन्य जो भी नियम है हम अगली कक्षाओं में जानेंगे।